इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन, प्रोड्यूस करना, प्रभावित करना, पैदा कर देना, इन्फ्लुएंस करना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यह मतलब होता है कि कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड वो किसी कंडक्टर को अपने प्रभाव में ला करके उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज को चलाने लग जाए, है ना। तो एक एक्सपेरिमेंट का बार बार यहाँ पर इस चैप्टर में चर्चा होगी, और वो ये है कि अगर आपके पास में एक कंडक्टिंग कोइल है और वो कंडक्टिंग रिंग जो है आप उसके साथ में फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को एसोसिएट करोगे और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लेकर के आओगे, तो उस कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लग जाएगा, मतलब कि चार्ज चलने लग जाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और ये जो ईएमएफ है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा, ठीक। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण किसी भी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर देना, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिन बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन नोट डाउन करनी है कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी क्लोज सर्किट बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट क्लोज सर्किट। जैसे कि हमारे पास में एक कंडक्टिंग कोयल है, कंडक्टर की बनी हुई एक रिंग ले ली, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस रिंग से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करते हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम चेंज लेकर के आते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ गया, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग रिंग के साथ में अटैच्ड हैं, लिंक्ड हैं, तो उनमें अगर चेंज आ गया तो ऐसी कंडीशन में ये जो रिंग है ना, इस रिंग के अंदर ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होगा? अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो, है ना। तो इस ईएमएफ का नाम हम रख देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यही इंड्यूस्ड करंट पैदा करता है। ये जो करंट आई लिखा है ना, ये वास्तव में इंड्यूस्ड करंट है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ओके, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा और आपके लिए जो ये लेक्चर्स हैं आगे बढ़ेंगे तो आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कि ये होता क्या है, पूरी प्रोसेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये फिनोमेना किस तरह का है। अच्छा, तो बस मुझे तो केवल अभी आपको जो डेफिनेशन की जो लाइन थी बस वही समझानी थी कि अगर मान लो कि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसी क्लोज सर्किट के साथ में कनेक्टेड है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी भी तरह का कोई चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर क्लोज लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि इंड्यूस करंट का प्रोडक्शन कर देगा, ठीक है। तो ये बात इस डेफिनेशन में लिखी हुई अभी आपने देखी। अच्छा, अब बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। पिछले चैप्टर में मैं आपको ये टॉपिक समझा चुका हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। किसी गिवन सरफेस से, कोई एक सरफेस है, इस सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन ये रही, और यहाँ पर जो एरिया है इस एरिया की डायरेक्शन इस एरिया के नॉर्मल लेंगे, और हमने डायरेक्शन ले ली सपोज ये है एरिया की डायरेक्शन। तो हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बी इंटू ए होता है, मतलब कि ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। तो बी ए कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और चलो डायरेक्शन लिख देता हूं मैं, आप वेक्टर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पर देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रखा है, ठीक। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर थीटा का वैल्यू 0 हो
ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 0 होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है और जो एरिया है इस एरिया की डायरेक्शन भी वही है। मतलब या तो ऐसा कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से नॉर्मल है एरिया, लेकिन ऐसा भी कह सकता है कोई कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया, किसके, एरिया की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है। ठीक, तो ये है एरिया की डायरेक्शन। एरिया की डायरेक्शन एरिया से, सरफेस एरिया से नॉर्मल होती है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री रख दें तो इसका क्या मतलब होगा? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखने का मतलब ये है कि ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रही और जो एरिया है ना वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे। ठीक है। तो एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया के नॉर्मल होती है ये। ठीक, तो यहां पर एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर फ्लक्स कितना बनेगा? इस एरिया के साथ में जो फ्लक्स हुआ बना है वो बना है बी ए कॉस थीटा। थीटा के बदले आपको 90 रखना है, बी ए कॉस 90। तो कॉस 90 तो 0 होता है, सब कुछ हो गया 0। मतलब कि इस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल एरिया हो, या आप ये कहो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नॉर्मल में एरिया की डायरेक्शन है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो फ्लक्स बनता है वो 0 बनता है। अच्छा, ये जो फ्लक्स का यूनिट है मैं लिख देता हूं पहले, फाइव बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है। जो फ्लक्स का यूनिट है वो वेबर होता है, इसको सिंबल लिखते हैं डब्ल्यू बी। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, इसको हम लिखते हैं टी। ये सभी ये सभी एसआई सिस्टम की यूनिट्स बता रहा हूं। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख दो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर बाय 1 मीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक टेस्ला कितना होता है? इतना होता है, 1 वेबर बाय 1 मीटर स्क्वायर। एक वेबर कितना होता है? 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको ये इक्वेशन याद कर लेनी है, और आप इस इक्वेशन से ऐसा भी लिख सकते हो, कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो आप लिख दो B इज इक्वल टू ए कोस थीटा को मैग्नेटिक फ्लक्स के नीचे लेके चले जाओ, 5B अपॉन ए कोस थीटा। ठीक है। अब देखो यहां पर है ना, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है ना। ओके, हम 1 टेस्ला कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि अगर आपका एरिया यूनिट हो, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, और ये एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो उन दोनों के बीच एंगल अगर 0 बनता हो, तो कोस 0 तो 1 हो जाएगा ना। ठीक है। और एरिया तो 1 यूनिट है ही। तो हम क्या कहेंगे कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर हो और वो यूनिट एरिया से लिंक हो, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया के नॉर्मल हो, या एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के बीच में एंगल 0 बनता हो। ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड माना जाएगा। अगर हमको यहीं से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे? देखो B इज इक्वल टू 5B अपॉन ए कोस थीटा, पहले तो ये लिख लो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बना रहा हूं मैं ना, इन सबको यूनिट यूनिट कर दूंगा। ठीक है। कोस थीटा को मैं 1 करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे थीटा को 0 डिग्री लिखना पड़ेगा। एरिया को मैं 1 मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट एरिया लिख देता हूं। ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होती है? तो मैं कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद यूनिट एरिया नॉर्मली। थीटा एंगल अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल डायरेक्शन मानी जाएगी।
ये कंडीशन, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं वे तो अभी नोट्स को ओपन करके बैठे हुए हैं, वो नोट्स जिसको मैंने प्रोड्यूस किया है आप लोगों के लिए, और उन बच्चों ने नोट्स मंगवा रखे हैं। लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं वे चाहें तो नोट्स मंगवा लें। आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, केवल और केवल मैसेज ही करना है। आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डेफिनेशन बनेगी। अभी हमने जो डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज magnetic flux linked with unit area normally, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, एसआई सिस्टम की यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर बाय 1 मीटर स्क्वायर, ये आप देख चुके हो, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टेस्ला इज इक्वल टू वेबर इंटू मीटर माइनस 2, मीटर की पावर -2। मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। जिनको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और देखना है वे पिछले चैप्टर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का वीडियो बना रखा है आप उसको देख सकते हैं। पिछले चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैंने एक डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला वीडियो डाला है। वहाँ पर मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन इक्वेशन आपको लिख करके बता दिया था और आपसे ये कहा था कि बच्चों ये आपका होमवर्क है। अब आप बड़े हो चुके हो, 12th में हो, तो आप है ना इस इक्वेशन को खुद डिराइव कर करके देखना, ठीक है। क्या आंसर आपका यही आता है, आपकी डायमेंशनल इक्वेशन जो मैंने लिख के बताई है वही निकलती है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने होमवर्क कर लिया है यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर लो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशनल इक्वेशन है कैसे निकलने वाली है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल इक्वेशन लिखने से पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, मतलब कि बी ए कोस थीटा। अब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए आपको इस मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा और एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और ये जो कोस थीटा है उसका तो कोई डायमेंशनल इक्वेशन होता ही नहीं है ना, और कोस थीटा का कोई यूनिट होता ही नहीं है। अब देखो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका जो डायमेंशनल इक्वेशन है उसको निकालने के लिए हमको बी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना। हमने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर मान लो कोई चार्ज क्यू को वेलोसिटी v से पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड b इस चार्ज q के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है और वो q v b के बराबर होता है। हमने वहां पर q v क्रॉस b लिखा हुआ था, यहाँ पर v और b के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था v b। देखो मैं फिर से फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, Fm इज इक्वल टू q v क्रॉस b, ठीक है। और जो कि एफ एम जो है मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज क्यू के ऊपर जो लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो उसका मैग्नीट्यूड है क्यू वी बी साइन थीटा। आप है ना बी की वैल्यू यहाँ से देखो, बी इज इक्वल टू एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स अपॉन क्यू इंटू वी, और यहाँ पर आप साइन थीटा लिख दो, ठीक है। अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल इक्वेशन क्या है तो आपको फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन पता होना चाहिए, चार्ज क्यू का डायमेंशनल इक्वेशन पता होना चाहिए, वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन पता होना चाहिए, और साइन थीटा का तो कोई डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाओ, बी के बदले आपको क्या लिखना है, एफ एम अपॉन क्यू वी। अच्छा, अब उसमें भी आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आई क्या होता है, क्यू अपॉन टाइम, तो क्यू के बदले आप आई टी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम आते हैं और Q के बदले हम आई टी भी लिख देते हैं। चलो, B इज इक्वल टू एफ एम, क्यू के बदले आई टी इंटू वी, ये ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो B है ना, इस B का वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, ये इधर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा वो हो जाएगा एफ एम मैग्नेटिक फोर्स अपॉन आई इंटू टी
आई टी, ये है वेलोसिटी वी, और ऊपर एरिया बच गया ये एरिया। ठीक है, अब देखो आपको फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन पता है ना, m1 L1 T-2। जिनको नहीं पता है वे 11th क्लास में 11th क्लास के यूनिट एंड मेजरमेंट के वीडियोस जाकर के देखें डायमेंशनल इक्वेशन के, वहां पर मैंने समझा रखा है। एरिया ए, ये एरिया में लेंथ 2 बार आती है तो L स्क्वायर, आई के लिए मुझे लिखना है एम्पियर, टी के लिए मुझे लिखना है टाइम एक बार, और वेलोसिटी में लेंथ एक बार आती है, टाइम एक बार आता है। ठीक है, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, m यहां पर कहीं दिखाई देता है, एक बार दिखाई देता है, m की पावर 1, l की पावर 1, l की पावर 2, l की पावर 3 हो गई। और आप नीचे देख लीजिए l की पावर 1 नीचे भी है तो वो कैंसिल करेगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, l की पावर 2 हो गया। टाइम को देखो, टाइम की पावर -2, नीचे देखो ये टाइम और ये टाइम की पावर 1 और टाइम की पावर -1, ये तो आपस में कट जाएंगे, टाइम की पावर -2 बचेगा। एम्पियर ये रहा, ये एरिया नहीं है, एम्पियर है, एम्पियर की पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो एम्पियर की पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पर एम्पियर की पावर 1 थी डिवीजन में, ऊपर जाएगा तो एम्पियर की पावर -1 हो जाएगी, जो कि मैंने ये लिखा। तो इस तरह से हम लोग है ना मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल इक्वेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया है उनको शाबाश वेल डन, कुछ तो सुनते हो। अभी तक जो हमने सारी चर्चाएं करी हैं वो उसमें कंडीशन ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो किसी एरिया के साथ में लिंक है। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा वो हमने फाइंड आउट किया, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया। और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो क्या होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया के साथ में लिंक होता है तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर है ना नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दे रहा हूं। पहले एरिया बनाते हैं, चलो ये रहा कोई एरिया, ये रहा कोई एरिया, ठीक है ना। और मैं यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही हैं ऐसे, ये देखो। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है। ठीक है, ऐसा मानो कि ये एक कोई सॉलिड बॉडी है और उस सॉलिड बॉडी का सरफेस एरिया ये आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो टोटल एरिया है ना, हम क्या करते हैं इस टोटल एरिया के छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज पूरा के पूरा जो ये वॉल्यूम है उसका एरिया है ए, तो मैं क्या करूंगा छोटे छोटे एरिया, ये जैसे कि ये है, ठीक है, तो हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, या ऐसा समझो कि मैं जो छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया लूंगा ना, ये चलो इन एलिमेंटल एरियाज का नाम रख देता हूं मैं, छोटे छोटे एरियाज जैसे कि DA1, DA2, DA3, DA4, है ना। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे एरिया ले लिए हैं। अब ये जो छोटे छोटे एरिया है ना, इनकी डायरेक्शन क्या होगी। अब एरिया की डायरेक्शन, कोई भी एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो एरिया के नॉर्मल होती है। तो यहाँ पर जो ये एरिया की डायरेक्शन है ना, वो मुझे ये दिखाई दे रही है, ये रही एरिया की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो एरिया की डायरेक्शन है वो मुझे ये दिखाई देती है, ये रही एरिया की डायरेक्शन। इस सरफेस के नॉर्मल ये रहा, ये है DA3 एरिया की डायरेक्शन। अब ये DA4 इस एरिया की डायरेक्शन, ये उस एरिया से ही, एरिया सरफेस से ही नॉर्मल होगी, DA4 की डायरेक्शन। ठीक है, अब जो देखो बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन रही है, तो यहाँ पर मैं रेड कलर से लिखता हूँ, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मैंने रेड कलर से बनाई है ना। ये देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन B3 ये है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन B4 ये है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन
और एरिया, एलिमेंटल एरिया की डायरेक्शन है ना, इनके बीच में एंगल कुछ और बन रहा है। जैसे कि एंगल बन रहा है इनके बीच में θ1, ये एंगल बन रहा है θ1, ये एंगल बन रहा है सपोज θ2, ये एंगल बन रहा है θ3, ये एंगल बन रहा है θ4, ऐसा। ठीक है, तो अगर मुझे ये जो टोटल फ्लक्स लिखना है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो देखो छोटे छोटे सारे जो फ्लक्स है ना, एलिमेंटल फ्लक्स है, एलिमेंटल एरिया के साथ कनेक्टेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, उनसे बनने वाले जो फ्लक्स हैं, उन सभी फ्लक्सेस का समेशन, ये देखो ऐसे ऐसे मैं लिखूंगा। ठीक है ना, और वो किसके बराबर होगा, चलो हमें ना इस छोटे से एलिमेंटल सरफेस dA1 के बारे में बात करते हैं। तो dA1 से मैग्नेटिक फील्ड B1 पास हो रहा है और यहाँ पर जो पर्टिकुलर डायरेक्शन बन रही है वो उसकी ये बन रही है, और dA1 और B1 के बीच में एंगल θ1 बन रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, B1 डॉट dA1, अच्छा फ्लक्स 2, ये जो फ्लक्स बनेगा ना इस एरिया के साथ में लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और एरिया की डायरेक्शन ये है, तो फ्लक्स बनेगा B2, फ्लक्स नंबर 2 बनेगा B2 डॉट dA2 ऐसे, और फ्लक्स नंबर 3 बनेगा B3 इंटू dA3 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लक्स नंबर 4 यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे B4 इंटू dA4, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया के साथ में ये जो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जो लिंक्ड फ्लक्स बन रहा है उसको हम छोटा सा एलिमेंटल फ्लक्स कहेंगे। सभी छोटे छोटे एलिमेंटल फ्लक्स को जोड़ दो, आपको टोटल एरिया का फ्लक्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने का एक और तरीका कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख दो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dA, ऐसा। ठीक है, आपको करना क्या है, यहां पर एक मोटी सी बात यह है कि अगर आपके पास में ये जो पर्टिकुलर सरफेस एरिया है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें यह करना होता है कि सरफेस एरिया का छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लो और उस एलिमेंटल एरिया से फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो फाइंड आउट करो, और ऐसे सभी एलिमेंटल एरिया से फाइंड आउट पास होने वाले जो फ्लक्स हैं उनका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, यहां पर B क्या है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउडिंग बहुत ज्यादा है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउडिंग कम है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमको जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला ये यूज करना है। बच्चों, हमने देखा कि यहां पर केवल एक ही नई बात सामने निकल के आई है कि अगर हम फ्लक्स पता करना चाहते हैं और वो भी उस कंडीशन में कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया के साथ में लिंक है, तो फ्लक्स कैसे पता करें और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। साथ ही साथ हमने एक नई चीज और देखी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी तो मैंने कुछ लाइनें बोल दी हैं और 4 लाइनें बोलने से पूरी जानकारी आपको अभी नहीं मिली है, लेकिन अब इन 4 लाइनों को हम विस्तार देने वाले हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है ना, उसका हम पूरा विस्तार करने वाले हैं आगे के वीडियो में।